हाय। मेरा नाम है अब्बास और आप देख रहे हैं स्किल यूनिक। आज के इस लेक्चर में हम वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। क्लास नाइन्थ का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही फ्रेजाइल और इम्पॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक को किसी भी स्टूडेंट ने अच्छे से नहीं पढ़ा तो जो सबसे बड़ी दिक्कत उसे देखनी पड़ती है अपनी लाइफ के अंदर, वो ये होती है कि प्रोग्राम्स लिखने में उसे दिक्कत होती है। प्रोग्राम्स लिखने से क्या मतलब है? प्रोग्राम्स लिखने से मतलब यह है कि जब उसे कोई कोडिंग प्रॉब्लम दी जाती है तो कोडिंग प्रॉब्लम में एक बच्चा जिसे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में भी नहीं मालूम है, वो प्रोग्राम ढंग से स्टार्ट भी नहीं कर पाएगा शायद। ठीक है, समझ में आ रही बात? प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स हो गया, ठीक है, क्लासेस हो गए, मेथड्स हो गए, फंक्शंस हो गए, लूप्स हो गए, कंडीशनल्स हो गए। लेकिन जो सबसे बेसिक चीज है वो है वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, क्योंकि शायद एक वेरिएबल के बिना कोई प्रोग्राम कर पाना बहुत ही मुश्किल सा काम होता है। हाँ, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना हो वो कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा अगर मैं यही कह दूं कि टू नंबर्स को ऐड कराना है, अगर दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम लिखना है, तो उन दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम आप तब तक नहीं लिख सकते कि जब तक आपको वेरिएबल्स की नॉलेज ना हो। ठीक है, अगर वेरिएबल्स की नॉलेज नहीं है और वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं इसकी नॉलेज नहीं है, तो फिर वो छोटा सा दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम, जो शायद सबसे पहला प्रोग्राम तो नहीं, हेलो वर्ल्ड के बाद जो सबसे पहला प्रोग्राम कोई भी लिखवाएगा शायद यही लिखवाएगा कि दो दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम लिखो। लेकिन अगर वेरिएबल्स की भी नॉलेज नहीं है तो वो प्रोग्राम लिखना भी एक बच्चे के लिए मुश्किल हो सकती है। समझ में आ रही है बात? तो इसी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है मैथमेटिकल इंट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स। अब ये क्यों जरूरी है? शायद ये चीज इतनी जरूरी ना हो, बट मुझे जहां तक लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा मैथमेटिकल इंट्यूशन मिलता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का, मतलब कि मैथमेटिक्स के अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और किस पर्सपेक्टिव के साथ इस्तेमाल होते हैं, अगर ये आइडिया थोड़ा सा मिल जाए तो हमारे लिए प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरिएबल्स और कांस्टेंट को समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से मैं यहां पर मैथमेटिकल इंट्यूशन दूंगा कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का मैथमेटिक्स में क्या यूज है। बहुत से लोगों को आप में से पता भी होगा इसके बारे में कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट, जब आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी तो इसके बारे में आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अलजेब्रा। जब भी आपने अलजेब्रा पढ़ी, अलजेब्रा में दो बेसिक सी चीजें सबसे पहले सिखाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज कांस्टेंट्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि एक कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि अभी तक बच्चे ने कांस्टेंट्स के साथ तो डील किया, लेकिन वेरिएबल्स पहली बार उसके सामने आ रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट्स में हमारे पास जैसे कि नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, -4। इंटीजर्स में अगर हम चले जाते हैं, फ्रैक्शन में चले जाते हैं तो 7/9, या फिर -3/5। इस तरह के नंबर्स हमने देखे हैं। ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? यहां पर कांस्टेंट्स कहलाते हैं। क्यों भाई, कांस्टेंट्स ही क्यों कहलाते हैं? ये सारे के सारे नंबर यहां पर कांस्टेंट्स ही क्यों कहलाते हैं? कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा नंबर या फिर कोई ऐसी चीज जो बदले नहीं, जो चेंज ना हो। ठीक है, जिसमें मॉडिफिकेशन ना किया जा सके। बात समझ में आ रही है? तीन बातें मैंने बोली, जो बदले नहीं, जो चेंज ना हो, या फिर जिसमें मॉडिफिकेशन ना किया जा सके, उस चीज को हम कांस्टेंट कहते हैं। कि हर वक्त जब भी हम उसे देख रहे हैं वो जैसा पहले था आज भी वो वैसा ही है, 10 साल पहले भी वैसा था, आज से 10 साल बाद भी वो चीज वैसी ही रहेगी। क्या जब वन का इन्वेंशन किया गया था, या फिर जब भी जिसने भी वन को डिस्कवर किया कि हाँ ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये -4 है, ये 7 है, ये 9 है, ये सारी चीजें जब बताई गई थी, उसके बाद से लेकर के आज तक क्या कभी ऐसा हुआ कि किसी ने 2 को 1 कहा हो? नहीं, 2 मीन्स 2, 2 की जो वैल्यू होती है वो 2 ही है।
3 की जो वैल्यू है वो 3 ही है। तो यही मतलब होता है कांस्टेंट का, कि कोई ऐसी चीज, वो सिंबल की जिसकी वैल्यू ना चेंज हो रही हो। मैथमेटिक्स में ये इसका मतलब हुआ। अब इसी हिसाब से हम वेरिएबल्स के बारे में अगर एग्जांपल्स में आ जाएं, तो वेरिएबल्स के लिए कहा जाता है कि जैसे लेटर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, या फिर जेड हो गया। समझ में आ रही है बात? अब इनके साथ कहानी क्या है? ए बी सी एक्स वाई जेड क्यों लाए गए, वेरिएबल्स क्यों लाए गए? सीधा सा मोटिव था वेरिएबल्स लाने का अलजेब्रा के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर, कि उन नंबर्स के लिए जिनके बारे में हमें नहीं पता कि उनकी वैल्यू क्या होगी। बहुत ध्यान समझिएगा, वो नंबर्स जो हमें नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हर बार क्वेश्चन जब भी आपने मैथमेटिक्स में सॉल्व किया, हर बार फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी कोई वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, फॉर एग्जाम्पल की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी स्कूल में 1000 है, 450 उसमें से नंबर ऑफ बॉयज हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे? तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, ये हम मानते हैं। तो जब हमने ये कहा कि लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स, तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स को एक वेरिएबल दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि वो एक्स हैं। अब यहां पर ये जो एक्स था, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ गर्ल्स को इस क्वेश्चन के अंदर। मतलब क्या? मतलब ये कि वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि कोई तो नंबर है जिसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन उसकी जगह पर हम एक्स ले लेते हैं ताकि हम किसी तरह की एक इक्वेशन बना सकें और उसको सॉल्व कर सकें। इक्वेशन बनाने में जो हेल्प हमें चाहिए थी, वो इन वेरिएबल्स की मदद से मिली। ठीक है। अब हमारे केस में जो क्वेश्चन मैंने कहा, तो वहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? 450 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1000। अब हम सॉल्व कर लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 1000 माइनस 450, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 550। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? 550। अब ये x इतना हेल्पफुल था कि हम यहाँ पे कर पाए। वैसे तो ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, हम डायरेक्टली 1000 में से 450 माइनस कर सकते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं कि जहां पर वेरिएबल्स के बिना तो काम करना पॉसिबल ही नहीं होता है। समझ में आ रही है बात? तो मैथमेटिकल इंट्यूशन वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का आपको समझ में आ गया होगा। कांस्टेंट्स फिक्स होते हैं, उनमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। वेरिएबल्स किसी नंबर की जगह पे रिप्रेजेंट करने के लिए बस एक सिंबल उठा लिया गया, तो उसे हमने वेरिएबल कह दिया, कि जिस नंबर के बारे में हमें नहीं पता कि कुछ भी हो सकता है यहां पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की। मैथमेटिकल इंट्यूशन तो हमने ले लिया कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये समझने की कोशिश अब हम लोग करेंगे। अब इसे समझने के लिए हम वन बाय वन डेफिनेशन के साथ गो थ्रू करेंगे वेरिएबल्स की, उनके फीचर्स के बारे में समझेंगे, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको समझते हुए हम सारी चीजें रिलेट करेंगे और देखते ही देखते हमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। अब वेरिएबल्स के बारे में जब हम बात करना शुरू करेंगे, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। अ वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच होल्ड्स अ डेटा वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर डेटा टाइप। ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब धीरे धीरे करके इसको ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक डायग्राम मैं बनाता हूं, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। होता क्या है कि हमारे पास मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, क्या होती है? मेमोरी। इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास मेमोरी है। ठीक। अब जो मेमोरी होती है वो बहुत सारे स्लॉट्स में डिवाइडेड होती है, कुछ ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स में। ठीक है, हमारे पास जो मेमोरी होती है वो कुछ ऐसे छोटे छोटे स्लॉट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। अब जब भी हम किसी डेटा को, ध्यान से समझिएगा, जब भी हम कोई भी डेटा कंप्यूटर को देते हैं या फिर कंप्यूटर में मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, वो इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर आकर के स्टोर होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई स्ट्रिंग लिखी, मान लो मैंने कोई वर्ड दिया किसी फाइल के अंदर, तो मान लेते हैं कि अब्बास, ABBAS। ठीक है, ये एक वर्ड है। तो मान लेते हैं कि वो यहां पर आकर के इस तरह से स्टोर हो गया होगा, ABBA और S। समझ में आ रही बात? इस तरह से आकर के स्टोर हो गया। अब बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं।
हमारे पास कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है। क्या होती है? मेमोरी होती है। मेमोरी कुछ ऐसे स्लॉट्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। अब यहां पर हर एक वर्ड, जैसे कि यहां पर ए है, ये एक मेमोरी लोकेशन है, ठीक है। बी जहां पर आकर के स्टोर हुआ है, ये भी एक मेमोरी लोकेशन है, ये भी एक मेमोरी लोकेशन है, ये भी एक मेमोरी लोकेशन है, ये भी है और ये भी है और इसी तरह से ये भी है। बात समझ में आ रही है? तो अब इन मेमोरी लोकेशंस को अगर मैं कोई नाम दे दूं, बहुत ध्यान समझना, इन मेमोरी लोकेशंस को अगर मैं कोई नाम दे दूं तो वही हमारा वेरिएबल कहलाता है। अब मान लो कि मैंने कहा कोई वेरिएबल है, मैंने कहा कि कोई वेरिएबल है, लेट्स से कि int num इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये एक वेरिएबल था। तो अब यहां पे हुआ क्या कि जैसे ही मैंने यहां पर एक वेरिएबल बनाया num, तो वो जाकर के किसी लोकेशन पे इस 5 को स्टोर करा देगा। समझ में आई बात? और अब इस मेमोरी लोकेशन पे ध्यान से समझिएगा, इस मेमोरी लोकेशन पर, कौन सी मेमोरी लोकेशन? ये वाली, जो कि अभी तक कोई मेमोरी लोकेशन थी, लेकिन अब हमने उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे दिया नम का, और उसके अंदर अब हम किसी तरह के डेटा को होल्ड करा पा रहे हैं, किसी तरह की डेटा वैल्यू को रख पा रहे हैं। और ये जो डेटा वैल्यू हमारे पास यहां पर है, वो किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में ये जो 5 है, ये इंटीजर टाइप का है। बात समझ में आ रही? ये इंटीजर टाइप का है। क्लियर हुआ? फिर से समझते हैं। A variable is a named memory location which holds a data value of a particular data type. बात को ये समझिए कि जब भी हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है कुछ चीजों की। क्या? कि जब मेरे पास कोई डेटा प्रोग्राम के अंदर आएगा तो मैं उसे कहां पर स्टोर करूंगा? ऑफ कोर्स वो मेमोरी में जाकर के स्टोर होगा, लेकिन मेमोरी में कहां जाकर के स्टोर हो रहा है इसका पता मुझे नहीं होगा। प्रोग्राम लिखते वक्त जब मुझे उस डेटा का इस्तेमाल करना होगा, जरूरत पड़ेगी, और मुझे यह भी नहीं पता होगा कि वो डेटा कहां पर, किस मेमोरी लोकेशन पर रखा है, तो फिर मैं क्या ही कर पाऊंगा। तो उसके लिए एक बीच का रास्ता निकाला गया जो कि बना वेरिएबल। वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है, एक ऐसा डिब्बा है, मेमोरी का एक ऐसा ब्लॉक है कि जिसे हमने एक नाम दे दिया। ये नाम हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी आसानी के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रखते हैं, सो दैट कि हम बस इस नाम के थ्रू इस डेटा को एक्सेस कर पाएं। जब भी हमें 5 की जरूरत होगी, यानी इस डेटा की जरूरत होगी, हम बस इस वेरिएबल का यूज करेंगे और हमें यह डेटा मिल जाएगा। ठीक है। अगर मुझे इस डेटा को चेंज करना होगा, हम इस वेरिएबल में चेंजेस करेंगे और इस डेटा में चेंजेस हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वेरिएबल एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है, एक ऐसी मेमोरी लोकेशन जिसको हमने अपने हिसाब से एक नाम दे दिया, और उस मेमोरी लोकेशन के ब्लॉक पर हम किसी डेटा को स्टोर करा पा रहे हैं। और वो डेटा कैसा होता है? किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का होता है। वो एक नंबर हो सकता है, वो एक कैरेक्टर हो सकता है, वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग हो सकता है, वो एक एरे हो सकता है, वो क्लास हो सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये कहानी थी वेरिएबल्स की। इसके बाद अब हम पर्पस के बारे में समझते हैं। अब वेरिएबल्स का पर्पस ये है कि वेरिएबल्स अलाउ डेवलपर्स टू स्टोर, मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा डायनामिकली। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरिएबल्स क्या करते हैं? जो डेवलपर्स होते हैं, डेवलपर्स का मतलब क्या कि जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, तो उन्हें डेवलपर्स कहा जाता है। और उन डेवलपर्स को जब डेटा को, तीन चीजें हैं, डेटा को स्टोर कराने की जरूरत पड़ती है तो वो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। डेटा को मॉडिफाई करना होता है, उसमें चेंजेस करने होते हैं, तो भी वो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। और जब उन्हें डेटा रिट्रीव कराना होता है, यानी कहीं पर वो डेटा स्टोर्ड था लेकिन अब उन्हें वो डेटा चाहिए किसी काम के लिए, तो फिर वो रिट्रीव कराने के लिए भी उसी वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अब इस बात को ऊपर वाले एग्जांपल से समझते हैं कि जब मैंने एक वेरिएबल नम नाम का बनाया, तो उस नम नाम के वेरिएबल में मैंने एक डेटा स्टोर कराया विच इज 5। ठीक है, तो स्टोर करा लिया। ठीक, अगर मुझे नंबर चेंज करना हुआ तो आई वुड राइट नम इज इक्वल टू
7 और नंबर चेंज होकर के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो मॉडिफाई करा लिया। जब मुझे इस नम की एक्चुअल वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तो मैं रिट्रीव कराने के लिए बस नम कहीं पर लिख दूंगा प्रोग्राम में, और वहां पर वो 5 को रिप्रेजेंट करेगा जस्ट लाइक जैसे कि वो मैथमेटिक्स के अंदर करता था कि भैया मुझे पता तो नहीं है उसकी वैल्यू क्या है, लेकिन बस मैं उस वेरिएबल को इस्तेमाल करूंगा, उसकी जो भी वैल्यू है वो फौरन आ जाएगी, यानी मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसकी वो फौरन मेरे पास आ जाएगी। अगर मॉडिफिकेशन हो गया होगा तो मैं नम लिखूंगा तो मुझे 7 मिलेगा, चेंजेस अगर हो गए होंगे, लेकिन चेंजेस नहीं किए अगर मैंने तो नम लिखने पर मुझे 5 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो पर्पस क्या है वेरिएबल्स का? प्रोग्राम में अगर आपको कहीं भी डेटा स्टोर कराना है तो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर डेटा मॉडिफाई कराना है या रिट्रीव कराना है तो इन सब के लिए भी वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वेरिएबल्स के साथ खेलना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना तो प्रोग्राम में कोई काम होने वाला नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में, यानी एक वेरिएबल का फीचर क्या होता है, ठीक है, क्या फायदे हैं उसके, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये समझते हैं। सो अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। अब इस बात को समझिएगा, ये बहुत सारी बेवकूफ़ी जो नॉर्मल लर्नर्स होते हैं, जो शुरुआत में बिगिनर्स होते हैं, वो बहुत बार ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं। अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज का मतलब ये हुआ इस्तेमाल करने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा कोई वेरिएबल चाहता हूं, क्योंकि तभी जाकर के कंप्यूटर को ये बात समझ में आएगी कि मुझे एक मेमोरी ब्लॉक इस वेरिएबल को दे देना है, ताकि जब ये आगे डेटा इसमें रखना चाहे तो मेमोरी ब्लॉक पहले से उसके लिए असाइन हो ताकि वो उसमें डेटा रख सके। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहीं पर प्रोग्राम लिख रहा हूं और अचानक से मुझे नंबर की जरूरत पड़ती तो मैं बस लिख देता हूं नम, ठीक, क्या मतलब हुआ इस बात का? कोई मतलब नहीं बनता है। डिक्लेयर करने का मतलब ये हुआ कि आप बताइए आप किस तरह का डेटा रखना चाहते हैं, और उसका सारा चीज एक एक चीज बताइए कि हाँ भैया मैं इंटीजर टाइप का डेटा रखना चाहता हूं, वेरिएबल का नाम मैं नम रख रहा हूं, और इसके अंदर डेटा जो है वो 5 जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये मतलब हुआ डिक्लेयर करने का कि प्रोग्राम में आप कहीं पर भी नंबर का इस्तेमाल करना चाहते हैं फॉर कैलकुलेशन या किसी भी वजह से, तो आपको पहले उस चीज को डिक्लेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हाँ देखो ये वेरिएबल मैं आगे चल के इस्तेमाल कर सकता हूं। जरूरत नहीं पड़ी कोई बात नहीं, लेकिन जरूरत पड़ गई तो पहले से आपको बता के रखना पड़ेगा कि हाँ मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी हम लोग प्रोग्राम्स लिखेंगे, सारी चीजें की क्लियर होंगी। ठीक है, तो इस्तेमाल करने से पहले डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हाँ भाई मुझे आगे जरूरत पड़ सकती है, मैं इसका यूज करूंगा। इट कैन स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा बेस्ड ऑन इट्स डेटा टाइप। अब जब मैंने लिखा int num इज इक्वल टू 5, तो इसने कैसा डेटा स्टोर किया? 5 अपने डेटा टाइप के बेसिस पर, ठीक है, जो कि इंटीजर था। अगर मैंने लिखा कैर कैरेक्टर, कैर कैरेक्टर, एक कैरेक्टर है कैपिटल ए, तो अब ये क्या कर रहा है, यहां पे इसका डेटा टाइप है कैर, जिसके हिसाब से ये वैल्यू स्टोर कर रहा है। अब ये नंबर नहीं स्टोर करा पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी वेरिएबल किसी भी तरह के डेटा को स्टोर करा सकता है अपने डेटा टाइप के बेसिस पर। ठीक है, इट्स वैल्यू कैन बी अपडेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जैसा कि कहा मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल है। वेरिएबल्स की वैल्यू को मॉडिफाई करना पॉसिबल होता है। अगर हम बदलना चाहते हैं तो हम बदल सकते हैं, ऐसा अलाउ करता है प्रोग्रामिंग हमें। समझ में आ रही है बात? इसी के साथ नेक्स्ट आगे चीज की तरफ बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। यानी मैंने ये तो बताया कि अगर मुझे प्रोग्राम में वेरिएबल का इस्तेमाल करना है तो उससे पहले मुझे बताना होगा कि हाँ मैं ऐसा कोई वेरिएबल इस्तेमाल करूंगा आगे चल के। तो उसका डिक्लेरेशन प्रोग्राम में कैसे करते हैं? अगर प्रोग्रामर को यानी स्टूडेंट को अगर ये नहीं पता है कि जावा का सिंटैक्स कैसा है, जावा के अंदर कैसे बताएंगे कि ये वेरिएबल हम आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंटैक्स ही नहीं मालूम है तो आप प्रोग्राम लिखेंगे कैसे? और उसी चीज को मैं यहाँ पे दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सिंटैक्स यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ। तो डिक्लेयर करने का यानी एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स होता है वो होता है कि सबसे पहले आप डेटा टाइप बताइए। ठीक है, हमारा आगे का लेक्चर जो है वो डेटा टाइप्स के ऊपर होने वाला है, तो हम डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में वहां पे देखेंगे। ठीक है, डेटा टाइप सबसे पहले बताइए कि आप किस तरह का डेटा स्टोर करना चाहते हैं। दूसरी चीज वेरिएबल का नाम दीजिए, और ये चीज आप पे डिपेंड करेगी।
ठीक है, वेरिएबल का नाम। क्यों? क्योंकि आपकी आसानी के लिए ये चीज रखी गई है कि आप अपने हिसाब से वेरिएबल नेम चूज करिए, सो दैट प्रोग्राम आपके हिसाब से हो। आपको जब भी इस्तेमाल करना हो, नाम आपको पता होगा कि हाँ मैंने इस नंबर को ये नाम दिया था या फिर इस वेरिएबल को ये नाम दिया था, तो बस इस्तेमाल कर लेंगे, आसानी होगी। अगर हमारे दिए गए नाम होंगे, किसी और के दिए गए नाम अगर होते, कंप्यूटर के दिए गए नाम होते, पहली बात तो वो अजीब से होते, दूसरी बात फिर हम अपना दिमाग ही खराब करते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले डेटा टाइप बताएंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम बताएंगे, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। जैसा कि बता चुका हूं मैं पहले ही कि सेमीकोलन हर लाइन में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खास करके जब हम स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसका कोड हम फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब ब्लूजे की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। आप लोग भी अपना ब्लूजे सॉफ्टवेयर खोल लीजिए और उसके अंदर एक प्रोजेक्ट बना लीजिए, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कैसे बनाना है। फिलहाल मैं न्यू क्लास के ऊपर क्लिक कर रहा हूं यहां पर, और एक नई क्लास बना रहा हूं जो हमारा आज का टॉपिक है, यानी वेरिएबल्स। फिलहाल के लिए एक नई क्लास बना रहा हूं, वेरिएबल्स। ओके करता हूं, एक नई क्लास यहां पर बन जाती है। उसके बाद डबल क्लिक करने पर ये एडिटर खुल जाता है, कंट्रोल ए, सारा सेलेक्ट हो जाता है और मैं उसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि अभी मुझे उसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब जो बेसिक सा कोड होता है, यानी बॉयलर प्लेट जो हमारी होती है, जिसके बिना काम ही नहीं होने वाला, वो मैं फटाफट से लिख लेता हूं। तो पब्लिक क्लास वेरिएबल्स, सॉरी, उसके बाद मेन मेथड हमारा आएगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद आर्ग्स हो गया। फिर अब हमारा मेन काम शुरू होगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहां पे कमेंट एक डाल देते हैं, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेयर करने का क्या तरीका होता है? सिंटैक्स हमारा क्या कहता था? सिंटैक्स हमारा क्या कहता था? सिंटैक्स कहता था कि सबसे पहले क्या लिखो? सबसे पहले क्या लिखो? डेटा टाइप बताओ। अब डेटा टाइप के लेक्चर्स में हम सारे डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, बट फिलहाल के लिए मान लेते हैं मुझे कोई नंबर स्टोर कराना है, तो उसके लिए जो डेटा टाइप होता है वो होता है आईएनटी, यानी इंट, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का एब्रिविएशन यहां पर इंट, और ये हमारे पास डेटा टाइप होता है। अब इंट, अब मैं दूसरी चीज क्या करता हूं कि मुझे वो नाम बताना होगा कि जो मैं वेरिएबल को देना चाहता हूं। फिलहाल के लिए मैं मान लो किसी का मार्क्स स्टोर कराना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने लिखा MARKS। अब ये सबसे बड़ी पावर है यहां पर वेरिएबल्स के अंदर, कि हम अपने हिसाब से एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के हिसाब से एक रियल वर्ल्ड नेम भी दे सकते हैं वेरिएबल को, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल बनाता है प्रोग्रामिंग को और आसान भी बनाता है हमारे लिए। समझ में आ रही बात? और यहां पर हमने इस वेरिएबल का नाम जो है वो मार्क्स दिया और उसके बाद सेमीकोलन दबा दिया, ठीक है, यानी इंटर हो गया। उसके बाद अब यहां पे सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इतना जो प्रोग्राम मैंने लिखा, इस प्रोग्राम में तो ये सारी चीजें तो बॉयलर प्लेट है, लेकिन ये मेन लाइन है INT मार्क्स। क्या किया मैंने? एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि मार्क्स है, और उसका डेटा टाइप कैसा है? INT, यानी मैं पहले से जावा के कंपाइलर को ये बता रहा हूं कि एक वेरिएबल बना लेना, पहले से एक मेमोरी लोकेशन मुझे मार्क्स नाम की एलोकेट कर देना, कि जिसके अंदर मैं फ्यूचर में किसी इंटीजर टाइप के डेटा को स्टोर करा सकता हूं। मैं पहले से एक हिंट दे रहा हूं, एक डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि पहले से तुम मार्क्स नाम की एक मेमोरी लोकेशन मुझे दे देना, जिसके अंदर मैं किसी भी इंटीजर तरह के डेटा को स्टोर करा सकता हूं। बात समझ में आ रही है? अब वो इंटीजर के हिसाब से उतनी साइज एलोकेट करके और वो वेरिएबल की लोकेशन, मेमोरी लोकेशन बना के मुझे दे देगा। समझ में आ रही बात? अगर ये डिक्लेयर ना किया होता तो दिक्कत मेरे लिए होती। अब वो भी हम अभी धीरे धीरे सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं, ठीक है, प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं, और उसके बाद यहां नीचे लिख के आ गया क्लास कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर्स। हम इसको क्लोज करते हैं तो यहां की डायगोनल लाइंस भी हट चुकी हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो ऑफ कोर्स कोई भी आउटपुट विंडो नहीं खुल के आएगी। क्यों? क्योंकि अंदर मैंने कुछ प्रिंट तो कराया ही नहीं है, और अभी फिलहाल हम प्रिंट करा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमने सिर्फ डिक्लेरेशन दिया है कि मेमोरी लोकेशन बना लेना, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ डाला भी नहीं है। तो फिलहाल अभी हम कुछ कर नहीं सकते। फिर भी हम ये देख लें कि कुछ गलत ना हो, इसके लिए हम हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट करा के देख ही सकते हैं, ठीक है। system.out.println
और मैंने मान लो लिख दिया कि वेरिएबल मार्क्स डिक्लेयर्ड, यानी मार्क्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है। अगर ये चीज वाकई में रन कर गई होगी तो यहां पर भी चीजें ये प्रिंट हो जाना चाहिए। मैंने कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आता है, राइट क्लिक किया, उसके बाद स्ट्रिंग आर्ग्स वाले मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया और हमारे पास ये यहां पर आ गया कि वेरिएबल मार्क्स डिक्लेयर्ड। इसका मतलब मार्क्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है। तो अब हमने ये सीख लिया कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया कैसे जाता है। अब हमारे लिए जो चीज समझने वाली है वो क्या है, व्हाट डज इट मीन टू डिक्लेयर। डिक्लेयर करने का मतलब क्या होता है, क्योंकि दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक है डिक्लेरेशन और एक है इनिशियलाइजेशन। इन दो चीजों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन चीजें यहां से मैं क्लियर करता हुआ चलता हूं। व्हाट डज इट मीन टू डिक्लेयर का मतलब क्या है, मतलब डिक्लेयर अगर मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ। डिक्लेयर करने का मतलब ये हुआ कि हम कंप्यूटर को सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं, कंपाइलर को, जावा कंपाइलर को सिर्फ एक हिंट दे रहे हैं कि हम एक वेरिएबल बना रहे हैं, तुम हमें एक मेमोरी लोकेशन दे दो, आगे मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, बट इस्तेमाल हो ये जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात। तो डिक्लेयर जब हम करते हैं, जब हम किसी चीज किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे मैंने अभी int मार्क्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तो डिक्लेरेशन का नतीजा ये होता है कि हमें एक मेमोरी ब्लॉक असाइन कर दिया जाता है उसी वेरिएबल नाम के साथ। अब इस्तेमाल करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है। कंपाइलर इतना कर देता है कि तुम्हें एक ब्लॉक बना के दे देगा कि भैया तुम्हारे स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए हमने ब्लॉक बना दिया, अब मर्जी तुम्हारी, तुम इस्तेमाल करो ना करो। ठीक है, डिक्लेयर करने का मतलब ये है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इनिशियलाइज की तरफ। नाउ इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। अब किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, उसका जो सिंटैक्स है हमारे पास वो ये रहा। यहां पे ध्यान से देखिए, सिंटैक्स में सबसे पहले हम डेटा टाइप बताते हैं, डेटा टाइप बताने के बाद स्पेस, उसके बाद जो भी वेरिएबल का नाम होता है वो, यानी ये अभी तक डिक्लेरेशन वाला सिंटैक्स एकदम एग्जैक्ट फॉलो होगा। लेकिन डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में फर्क इतना है कि डिक्लेरेशन में हम वैल्यू नहीं बताते, ठीक है, सिर्फ हम ये बताते हैं कि हाँ मुझे ऐसे वेरिएबल की जरूरत पड़ सकती है, इस डेटा टाइप का होगा वो, लेकिन हम वैल्यू स्टोर नहीं कराते। उस वक्त वो खाली होता है, वो जो ब्लॉक हमें मिलता है वो खाली होता है। ठीक है, लेकिन इनिशियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप पहली बार अपने उस बॉक्स के अंदर, उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करा रहे हो पहली बार, इसका मतलब होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइज करने का ही मतलब होता है, व्हाट डज इट मीन टू इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करने का मतलब ही होता है कि आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का मतलब यह है कि वेरिएबल को सबसे पहली वैल्यू दी जा रही है, सबसे पहली, बाद में वो चेंज हो सकती है, इसलिए हम इसको सबसे पहली कह रहे हैं। बाद में वो चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है। तो जो सबसे पहली वैल्यू हम वेरिएबल को देते हैं उसी को हम कहते हैं कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। अक्सर प्रोग्राम लिखते वक्त, अब यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रोग्राम लिखते वक्त दो चीजें होती हैं। ठीक है, कभी कभी हमें नहीं पता होता कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, लेकिन हमें यह पता है कि आगे जरूरत पड़ सकती है, लेकिन उसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी हमें यह नहीं पता होता। उस केस में हम सिर्फ डिक्लेरेशन वाला सिंटैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि भैया हाँ मेमोरी ब्लॉक तो मुझे दे दो, लेकिन अभी मैं उसके अंदर कुछ नहीं स्टोर कराऊंगा, बाद में जब जरूरत पड़ेगी करा लूंगा। जब मुझे पहले से ही क्लियर होता है, जब मुझे पहले से ही क्लियर होता है कि इस वेरिएबल की जरूरत मुझे पड़ सकती है और इसके अंदर ये डेटा वैल्यू जानी है, उस केस में मैं इनिशियलाइज वाले सिंटैक्स का इस्तेमाल करूंगा। अब फटाफट से कोड की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या करते हैं वहां पर। तो अब हम लोग अपनी ब्लूजे की विंडो पर आ चुके हैं, उसी वेरिएबल्स के प्रोग्राम को खोल लेते हैं और ये हमारे पास एडिटर खोल के आ चुका है। अभी तक हमने डिक्लेयर करना देख लिया था, अब हम इनिशियलाइज करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैं एक और कमेंट यहां पे डालता हूं, इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। ठीक है, अब इसके लिए मान लो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूं, मार्क्स नहीं, लेट्स से स्कोर नाम का। ठीक है, तो मैंने लिखा int स्कोर इज इक्वल टू 100 सेमीकोलन। उसके बाद मैं चाहूं तो प्रिंट करा के भी देख सकता हूं इस वेरिएबल को। ठीक है, क्योंकि अब इसमें डेटा आ चुका है तो प्रिंट हो जाएगा। पहले भी प्रिंट हो सकता था, अभी मैं करके देखता हूं।
int score इज इक्वल टू 100 सिस्टम डॉट आउट डॉट println। और इस बार जब हम वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम बस वेरिएबल का नाम लिख देते हैं ना, उसे डबल सेमीकोलन के अंदर सिंगल सेमीकोलन के अंदर कुछ नहीं करना होता है। वेरिएबल के अंदर का रखा हुआ अगर आप डेटा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बस आपको वो वेरिएबल का नाम लिखना होता है और वहां पर वो चीज आ जाती है, ठीक है। और मैं यहां पर थोड़ा सा इसको डेकोरेट कर देता हूं, तो स्कोर इज इक्वल टू प्लस ये, ठीक है। और इस चीज को मैं यहां पे कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और इस बार वेरिएबल मार्क्स नहीं, वेरिएबल स्कोर, वेरिएबल स्कोर इनिशियलाइज्ड, इनिशियलाइज्ड, ठीक है। अब होना क्या चाहिए था एक्चुअल में, सोचिए, लाइन बाय लाइन आते हैं। सबसे पहले मार्क्स नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए था, उसके बाद ये प्रिंट होना चाहिए था, उसके बाद स्कोर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों होना चाहिए। अब यहां पे समझिए, ये सिर्फ इनिशियलाइजेशन नहीं है, यहां पे डिक्लेयर भी हो रहा है कि हम कंपाइलर को बता रहे हैं भैया स्कोर नाम का एक मेमोरी लोकेशन दो जिसमें मैं आईएनटी डेटा स्टोर करूंगा, और साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि लो ये पहली वैल्यू 100 है जिसे तुम्हें उस मेमोरी ब्लॉक में डाल देना है। बात समझ में आ रही है? डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ हो रहा है, तो यहां पर वो चीज हो गई, और यहां पे प्रिंट हो जाना चाहिए था कि वेरिएबल स्कोर इनिशियलाइज्ड और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्कोर इज इक्वल टू 100 वहां पे लिख के आना चाहिए। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और सारी चीजें प्रिंट होके आ चुकी हैं। वेरिएबल मार्क्स डिक्लेयर हुआ, स्कोर वाला इनिशियलाइज हुआ, और स्कोर इज इक्वल टू 100 भी आया। तो अब शायद आपको पावर समझ में आ रही होगी वेरिएबल्स की। अच्छा, एक चीज और ट्राई करके देख लेते हैं यहां पर, क्या मैं सिर्फ डिक्लेयर्ड वेरिएबल को प्रिंट करा सकता हूं? सोच के देखिए, क्या ये चीज हो सकती है? सब करने की चीज है, अगर हम करेंगे तो हमको सारी चीजें पता चल जाएंगी। एरर आनी है तो उससे भी सीखने को मिलेगा। तो मैंने लिखा मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स, ठीक है। अब अगर मार्क्स में कोई वैल्यू होगी तो वो यहां पे प्रिंट हो जाएगी। अच्छा देखिए, मैंने जैसे ही ऐसा किया, यानी एक डिक्लेयर्ड वेरिएबल को प्रिंट कराने की कोशिश करी, यहां पे रेड लाइन आ गई। और एरर क्या है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, यहां पर हाईलाइट हो गई एरर, पढ़िए, वेरिएबल मार्क्स माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, ठीक है। आपका जो वेरिएबल मार्क्स है वो शायद इनिशियलाइज नहीं हुआ है। फॉरेन कंपाइलर ने पकड़ लिया इस बात को कि आपने मार्क्स नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर जरूर किया लेकिन उसकी पहली वैल्यू नहीं दी, यानी उसके अंदर डेटा कुछ नहीं है, तो प्रिंट कराने की क्या कोशिश कर रहे हो। फिर भी मैं जबरदस्ती इसे कंपाइल करता हूं, और कंपाइल करने पर वो यहीं पर मुझे अटका दे रहा है कि भैया गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता, आपको खाली डिब्बा दिया गया है, आप खाली डिब्बे के अंदर कोई डेटा ही नहीं है, आप उसको कैसे प्रिंट करा सकते हो? समझ में आ रही बात? अब इस एरर को हटाने के लिए मैं फटाफट से यहां पे लिखता हूं मार्क्स इज इक्वल टू 95 और सेमीकोलन लगाया। अब हुआ क्या कि पहली लाइन आईएनटी मार्क्स ने एक वेरिएबल मार्क्स यानी एक खाली डिब्बा मार्क्स नाम का बना दिया मेमोरी में, जिसमें मैं इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकता था। और सेकेंड लाइन में जब मैंने कहा कि मार्क्स इज इक्वल टू 95, तो मैंने ये इनिशियलाइजेशन करा दिया कि उस मार्क्स नाम के डिब्बे में सबसे पहली वैल्यू आप 95 डाल दीजिए। अब डल गई तो अब तो यहां पे प्रिंट होके आना चाहिए। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आती है, और मैंने राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और यहां पर मार्क्स इज इक्वल टू 95 आ गया। बात क्लियर हुई? ठीक है। और स्कोर तो 100 इनिशियलाइज हो गया था। आई होप कि यहां से आपको डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन वाली कहानी पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी कि एक वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करना है प्रोग्राम के अंदर। मुझे जरूरत है आगे मैं इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। कैसे करना है वो बता दिया, इनिशियलाइज कैसे करना है यानी उस वेरिएबल उस डिब्बे के अंदर वैल्यू कैसे, डेटा कैसे डालना है वो भी मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे। अब इसके बाद जो चीज हमें देखनी है वो है रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, यानी एक वेरिएबल को नाम देने के लिए वो कौन से रूल्स है जो हमें इस्तेमाल करने होंगे। अब याद कीजिए हमारे एक पुराने लेक्चर को जो कि था आइडेंटिफायर्स के ऊपर, याद है वो लेक्चर? ठीक है। आइडेंटिफायर्स जहां पर जो कि नाम होते हैं, आइडेंटिफायर्स के बारे में याद कीजिए डेफिनेशन को। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम की अलग अलग यूनिट्स को जो नाम दिए जाते हैं, जो यूजर देता है,
उसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। तो आप खुद सोचिए, क्या वेरिएबल एक आइडेंटिफायर नहीं है? वेरिएबल भी तो एक आइडेंटिफायर है, ठीक है? याद करिए उस लेक्चर को। तो वेरिएबल भी अगर एक आइडेंटिफायर है तो यहां पे वही सारे रूल्स नेमिंग के लिए इस्तेमाल होंगे जो आइडेंटिफायर के लिए इस्तेमाल होने वाले थे। तो मैं फटाफट से यहां पे उस चीज को रिविजिट कर देता हूं, रिवाइज करवा देता हूं, फटाफट से देख लीजिए। सबसे पहला, मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। वेरिएबल का नाम एक लेटर के साथ शुरू हो सकता है, एक अंडरस्कोर के साथ शुरू हो सकता है, एक डॉलर साइन के साथ शुरू हो सकता है, ठीक है? ठीक। इसके अलावा किसी डिजिट से वो शुरू हो सकता है कि नहीं? नहीं, अलाउड नहीं है। शुरुआत में सबसे पहला लेटर कभी डिजिट नहीं होगा वहां पर वेरिएबल के नाम में। मैं num1 लिख सकता हूं लेकिन वन नम नहीं लिख सकता, ये गलत है, ये सही है, ठीक है? कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। इन बिटवीन यानी बीच में और लास्ट में कुछ भी हो सकता है। लेटर भी चलेगा, डिजिट भी चलेगा, अंडरस्कोर चलेगा और डॉलर का साइन चलेगा, ठीक है? कोई जावा का कीवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी पहले से जो जावा में कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं उनमें से कोई नहीं होना चाहिए। केस सेंसिटिव, क्योंकि जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो वो नम और नम को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेगी। समझ में आ रही है बात? कैन नॉट कंटेन स्पेसेस। अगर मान लो बहुत बड़ा नाम है कि मैं मार्क्स ऑफ स्टूडेंट लिखना चाहता हूं तो मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इस तरह से हम नहीं कर सकते। अगर मुझे देना ही है तो उसके लिए मैं बीच में अंडरस्कोर लगाता हुआ चलूंगा, ठीक है? स्पेसेस अलाउड नहीं है और स्पेशल कैरेक्टर भी अलाउड नहीं है, सिर्फ दो को छोड़ करके, एक है अंडरस्कोर और एक है डॉलर का साइन। बस सिर्फ यही दो स्पेशल कैरेक्टर अलाउड हैं वेरिएबल के नाम के अंदर। आई होप यहाँ पे सारे रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहां पर आपको लिख के दिखाऊंगा और उस छोटे से प्रोग्राम में मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि कैसे वेरिएबल्स एक प्रोग्राम के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं और कितने हेल्पफुल हैं वो हमारे लिए, ठीक है? अब हम यहां पर फटाफट से एक नया क्लास बना लेते हैं और मैं जो एग्जांपल लेने वाला हूं वो है सम का, ठीक है? सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? दो नंबर्स का सम। जैसा कि मैंने कहा था बहुत ही बेसिक सा प्रोग्राम होता है और ये बहुत बेहतरीन सा प्रोग्राम होता है वेरिएबल्स के इस्तेमाल को यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है? प्रोग्राम की विंडो खोल लेते हैं, सारा सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। फटाफट से बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, पब्लिक क्लास सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? उसके बाद मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर अंदर स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है? उसके बाद बॉयलर प्लेट हमारी कंप्लीट हो गई, यानी इतना तो चाहिए ही होता है। अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। थोड़ा सा अप्रोच को समझिएगा। मुझे दो नंबर का सम कराना है, ठीक है? वन नोट पे आ जाते हैं, वहां पे देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मुझे सम कराना है दो नंबर्स का, सम ऑफ टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 2 है एक तरफ 10 है और इन दोनों का जो सम है वो मुझे मिलेगा 12, ठीक है? अब ये काम अगर मुझे नॉर्मली करना होता तो मैं तो बस नंबर ऐड करता जाता, यानी सामने वाला मुझे कोई दो नंबर बताता, मैं ऐड करता और आंसर बता देता। लेकिन अब सोचिए, वो एक कंप्यूटर है, वो एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, उसको कैसे समझ में आएगी चीजें? हमने तो सुना और अपने दिमाग में फौरन स्टोर हो गया मेरे कि भाई सामने वाले ने नंबर 2 और 10 बोला। बात समझ में आ रही है? सामने वाले ने दो नंबर्स दिए 2 और 10, वो हमारी मेमोरी में तो स्टोर हो गया। अब आप कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसका वो कहां स्टोर करेगा इन नंबर्स को? फिर वही बात आती, मेमोरी लोकेशन होगी, मेमोरी में स्टोर करेगा। हमें कैसे पता चलेगा कि किस लोकेशन पे स्टोर है? हम वेरिएबल्स के थ्रू खेलेंगे। अब बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो यहां पर इस प्रोग्राम के अंदर तीन वेरिएबल्स काम आएंगे। सबसे पहला वेरिएबल इस नंबर के लिए, दूसरा वेरिएबल इस नंबर के लिए और तीसरा वेरिएबल जो फाइनल सम आएगा उसके लिए, ठीक है? तो लेट से मैं पहला वेरिएबल बनाऊंगा num1। num1 का मतलब नंबर 1, जो पहला नंबर आ रहा है। फिर मैं दूसरा वेरिएबल बनाऊंगा num2 यानी दूसरा नंबर, और ये जो फाइनल आंसर है
क्योंकि ये सम है तो इसके लिए वेरिएबल का नाम भी मैं सम रखूंगा। अब बात कुछ समझ में आ रही है कि कैसे प्रोग्राम को हम अप्रोच करेंगे। अब कोड एडिटर पर चलते हैं, जावा खोलते हैं, ब्लूजेक खोलते हैं। कोड एडिटर पर हम लोग आ चुके हैं और यहां पर अब जैसा कि हमने सोचा था हमें दो वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, तो डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने इनपुट लेना नहीं सीखा है तो सारा काम हम एक साथ करेंगे। तो मैंने कहा int num1 इज इक्वल टू 2 सेमीकोलन, दूसरी लाइन में है int num2 is equal to 10 semicolon, int sum is equal to num1 plus num2 semicolon। समझ में आ गई बात। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद मैंने कहा सम ऑफ num1 प्लस एंड प्लस num2 प्लस is प्लस सम सेमीकोलन। अब यहां पे समझिएगा मैंने क्या किया, मुझे दो नंबर्स का सम कराना था तो दोनों नंबर्स कहीं ना कहीं तो मेमोरी में स्टोर करने पड़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के पास मेमोरी है लेकिन कंप्यूटर कहां पर स्टोर करेगा वो मुझे कैसे पता चलेगा। उसके लिए मैंने अपने सहूलियत के हिसाब से मैंने नाम दे दिए num1 num2। num1 num2, num1 में पहला नंबर चला जाएगा स्टोर होने के लिए, num2 में दूसरा नंबर चला जाएगा स्टोर होने के लिए। समझ में आ गई बात। उसके बाद मुझे सम भी तो कहीं ना कहीं स्टोर कराना है। ठीक है, तो मैंने कहा सम नाम का भी एक वेरिएबल बना दो जहां पर num1 और num2 में जो डेटा है उसे ऐड करा लो और वो फौरन इसके अंदर आ जाएगा। होगा क्या कि इस num1 की जगह पर 2 आ जाएगा, इस num2 की जगह पर 10 आ जाएगा और फिर 2 प्लस 10 होगा और जो 12 आएगा वो सम में स्टोर हो जाएगा। और फिर यहां पर इस हिसाब से प्रिंट ये होना चाहिए था स्क्रीन के ऊपर कि सम ऑफ num1 की जगह आ जाएगा 2 एंड num2 की जगह आ जाएगा 10 इज सम। अब सम की जगह इन दोनों का सम यानी कि 12 आ जाना चाहिए था। समझ में आ रही बात। कंपाइल किया, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया एंड बूम आ गया हमारे पास। क्या लिख के आया, सम ऑफ 2 एंड 10 इज 12। 2 और 10 का जो सम आया है वो 12 है। ठीक है, नंबर्स चेंज करके देख लेते हैं क्या तब भी हमारा प्रोग्राम काम करेगा। कुछ अच्छे से बड़े से नंबर लेते हैं। ठीक है, एटलीस्ट 3 डिजिट्स के 10 डिजिट। वाओ, 1 2 3 एंड लेट्स से 4 5 6। ठीक है, तो क्या सम चेंज हो जाएगा? बिल्कुल होगा, प्रोग्रामिंग की पावर ही यही है। क्लोज, राइट क्लिक, मेन मेथड को कॉल लगाया, ओके। सम ऑफ 123 एंड 456 इज 579। बात समझ में आ गई कि नहीं? आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा, किसकी मदद से? 3 वेरिएबल्स की मदद से। अब आप ये सोचिए अगर ये वेरिएबल्स ना होते तो क्या ये सम ऑफ 2 नंबर्स का प्रोग्राम लिख पाना हमारे लिए पॉसिबल होता? क्या इस 123 को मेमोरी में स्टोर करा पाना हमारे लिए पॉसिबल होता? क्या 456 को हम स्टोर करा पाते? क्या इस सम को स्टोर करा पाते और उसे हम बाद में, देखिए जो बातें मैंने कही थी अब एक एक चीजें क्लियर होती हुई समझ में आएंगी। ठीक है, क्या कहा था? प्रोग्रामर्स क्या करते हैं? वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं उससे डेटा को स्टोर कराने के लिए, डेटा को मॉडिफाई करने के लिए और डेटा को रिट्रीव करने के लिए। लास्ट लाइन के अंदर हम डेटा को रिट्रीव कर रहे हैं। जब मैं लिख रहा हूं num1 तो वो डेटा को रिट्रीव कर रहा है, यानी num1 वाले ब्लॉक में जाके देख रहा है कि वहां पे क्या डेटा वो लाके हमें दे रहा है। तभी तो यहां पर बाहर प्रोग्राम रन कराने पर num1 नहीं प्रिंट हुआ, उसके अंदर का डेटा प्रिंट हुआ। num2 नहीं प्रिंट हुआ, उसके अंदर का डेटा प्रिंट हुआ। सम नहीं प्रिंट हुआ, सम के अंदर का डेटा प्रिंट हुआ। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली, अब कांस्टेंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल इंट्यूशन तो है हमारे पास कांस्टेंट का, प्रोग्रामिंग के अंदर कांस्टेंट क्या होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट अ नेम्ड वैल्यू।
ठीक वेरिएबल की तरह, जैसे वेरिएबल मेमोरी लोकेशन का नाम होता था, वैसे ये भी एक नेम्ड वैल्यू ही है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एक नेम्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, दैट रिमेन्स फिक्स्ड, इस बात को समझिएगा, जो हमेशा फिक्स रहती है थ्रू आउट एन एंटायर प्रोग्राम। प्रोग्राम में कहीं पर भी अगर मैंने कांस्टेंट बनाया तो उस कांस्टेंट को जो भी वैल्यू मैंने दी, आगे प्रोग्राम में आप उसे बदल नहीं सकते, आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैथमेटिकल की तरफ, मैथमेटिकल इंट्यूशन की तरफ अगर हम चलें तो वहां पे भी कांस्टेंट्स कुछ ऐसा ही था। कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू, कभी ना बदलने वाली, उसकी वैल्यू आप बदल ही नहीं सकते हो, कभी जिंदगी में आप 2 को 3 नहीं बना पाओगे। अब आप ये मत कह दिएगा कि 2 में +1 कर दिया तो वो 3 बन गया। मैं कह रहा हूं 2 की जो पहचान है आप वो नहीं बदल सकते। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरह से यहां पर प्रोग्रामिंग के अंदर भी कांस्टेंट्स होते हैं। अब मजे की बात यह है कि ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये कुछ अलग से ऐसा नहीं कि आप कहिए कि आपने जहां पे 2 लिखा था वो कांस्टेंट कहलाएगा, नहीं। कांस्टेंट्स भी वेरिएबल्स की ही तरह होते हैं। अब इस बात को समझिएगा, कांस्टेंट्स भी वेरिएबल्स की ही तरह होते हैं, लेकिन बस उसमें इतनी खासियत होती है कि हाँ वो फिक्स होते हैं, हम उन्हें बदल नहीं सकते, बस इतना ही होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बात बताता हूं। एक मैथमेटिकल कांस्टेंट होता है पाई नाम का, जिसकी वैल्यू होती है 3.14159, कुछ इस तरह से, आगे डॉट डॉट डॉट। ठीक है, होता है, ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है, ठीक है भाई। इसी तरह से मान लो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है हमारे पास जी, विच इज 9.8। ठीक है, कुछ ऐसे यूनिवर्सल कांस्टेंट हैं जो कभी नहीं बदलेंगे। अब मान लो मुझे कहते हैं कि मुझे एरिया ऑफ सर्किल निकालने का एक प्रोग्राम लिखना है। क्या करना है? एरिया ऑफ सर्किल निकालने का। तो अब एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए आप खुद ही बताइए, मुझे इस पाई की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला होता है πr²। होता है कि नहीं होता है? तो यहीं पे काम आएंगे कांस्टेंट्स हमारे पास। ठीक है, कांस्टेंट्स भी हैं कुछ और नहीं, वेरिएबल ही। ठीक है, सारे के सारे कांस्टेंट्स वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन कोई भी सारे के सारे वेरिएबल कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है। अभी ये बात समझ में आएगी आपको खुद ब खुद। फिर से समझिए डेफिनेशन मैंने क्या कही। अ कांस्टेंट वैल्यू रिप्रेजेंट अ नेम्ड वैल्यू, एक नेम्ड वैल्यू होगी जो पूरे प्रोग्राम में फिक्स रहने वाली है। फिक्स रहने वाली है, आप उसे बदल नहीं सकते। एक बार आपने डिफाइन कर दिया कि नहीं भैया ये वैल्यू है इस कांस्टेंट की, पाई की वैल्यू 3.1415, ठीक, बदल नहीं सकते आप उसे प्रोग्राम में। हाँ, जहां पर वो थी आप वहीं पे जाके बदल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे प्रोग्राम में आप चाहें उसमें मॉडिफिकेशन करा लें, जैसे आप वेरिएबल्स में करा सकते हैं, वो उसके साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर्पस को समझने की कोशिश करते हैं। जो पर्पस है कांस्टेंट का वो ये कहता है कि टू रिप्रेजेंट फिक्स्ड वैल्यूज इन अ प्रोग्राम टू इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल चेंजेस। सीधी सी बात है। जैसा कि मैंने कहा, अगर मुझे एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है πr², जहां पर पाई एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 3.1415। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं प्रोग्राम में किसी फिक्स्ड वैल्यू का इस्तेमाल करना चाहता हूं तो मैं इस्तेमाल कांस्टेंट का करूंगा। उससे क्या होगा? रीडेबिलिटी बढ़ेगी। अब मैं सोचो, कहीं पे भी मुझे पाई का यूज करना है, मैं पाई लिख रहा हूं, कितनी मजे की बात है। पाई लिख रहा हूं, मुझे टेंशन ही नहीं, क्योंकि वो चीज मेरे दिमाग में रटी हुई है। मैं वैल्यू भूल भी जाऊं अगर पाई की, अब मान लो मैं हर जगह मैं 3.14159 लिखता, कहीं पे भी अगर मुझे पाई यूज करना है मैं उसकी जगह उसकी वैल्यू लिख रहा हूं, बेवकूफी है ना। अगर मैं पाई लिख पा रहा हूं तो कितने मजे की बात होगी और कितनी आसानी की बात होगी। तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी प्रोग्राम में। ठीक है, दूसरी बात, एक्सीडेंटल चेंजेस नहीं होंगे। एक बार मैंने कह दिया शुरुआत में कि पाई इज इक्वल टू 3.14159, तो बाद में पाई की वैल्यू को 1 से ऐड कराना पॉसिबल नहीं होगा, एरर दे देगा प्रोग्राम। समझ में आ रही बात? उसकी वैल्यू हम छेड़ ही नहीं सकते। इसलिए हम कांस्टेंट्स का यूज करते हैं कि जहां पर हमें पता है कि अगर इस वैल्यू की को चेंज कर दिया गया तो हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा जो लॉजिक है वो गलत हो जाएगा। तो लाया गया कांस्टेंट्स, एक खास तरह का वेरिएबल जो हमेशा फिक्स रहता है। एक खास तरह का वेरिएबल जो हमेशा फिक्स रहता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम फीचर्स की बात करेंगे। अब मजे की बात क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा। कांस्टेंट का फीचर ये है कि कांस्टेंट को डिक्लेयर करना नॉर्मल सी चीज नहीं है, इसके लिए हमें एक कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है फाइनल, जिससे जावा को ये समझ में आ जाए कि हम एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, एक वेरिएबल नहीं। समझ में आ रही बात? जैसा कि मैंने कहा कि कांस्टेंट एक स्पेशल तरह का वेरिएबल होता है, खास तरह का वेरिएबल। तो मुझे जावा के कंपाइलर को वो खास चीज समझाने के लिए किसी ना किसी खास चीज का तो इस्तेमाल करना होगा, और जावा के लिए सबसे खास चीजें होती हैं उसके कीवर्ड। और जावा ने खुद कहा कि अगर तुम ये समझाना चाहते हो कि ये वेरिएबल कांस्टेंट है तो बस उसके आगे फाइनल लगा दो, मैं समझ जाऊंगा कि ये एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू को मुझे आगे बदलने नहीं देना है। आगे फीचर क्या कहता है कि वैल्यू कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। एक बार आपने वैल्यू डाल दी कांस्टेंट के अंदर, दोबारा मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, सर पीटते रह जाओगे लेकिन मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। ऑफन रिटन इन अपर केस फॉर क्लैरिटी, ठीक है, चीजों को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। यानी आमतौर पर हम वेरिएबल्स के नेम पूरी कोशिश करते हैं कि लोअर केस लेटर्स में दें, लेकिन जो हमारे कांस्टेंट्स हैं उनको हम पूरी कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल पाई देना है मुझे, तो मैं पाई में पी आई दोनों को कैपिटल लिख रहा था अभी तक, आपने ध्यान दिया होगा इस बात को, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट्स को आमतौर पर अपर केस में ही लिखा जाता है, ताकि वेरिएबल का नाम पढ़ के ही समझ में आ जाए कि ये कांस्टेंट है। समझ में आ रही बात? एक डिफरेंशिएटर यहां पे मैं क्रिएट कर देता हूं कि भाई वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में चीजें समझ में आ रही हैं। कैपिटल लेटर बार बार मैं अगर मैं पाई लिख रहा हूं तो मुझे समझ में आ रहा है, बिना फाइनल कीवर्ड के मुझे समझ में आ जाएगा कि ये कांस्टेंट है। लेकिन प्रोग्राम को समझाने के लिए फाइनल कीवर्ड तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कांस्टेंट को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। अब एक कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए जो वेरिएबल के डिक्लेरेशन का सिंटैक्स था वो पूरा का पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, बस उसके आगे मुझे क्या लगा देना है? फाइनल। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कांस्टेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, बात समझ में आ रही है, जिसकी वैल्यू बस हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बस मुझे आगे बस फाइनल लगा देना है स्टार्टिंग में, मेरा काम हो गया। बजाय इस बार फाइनल लगाने की वजह से होगा क्या कि इस बार वेरिएबल डिक्लेयर होने के बजाय कांस्टेंट डिक्लेयर हो जाएगा। तो बस वही है, फाइनल कीवर्ड लिखिए, जिससे कंपाइलर को यह समझ में आ जाएगा कि एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया जा रहा है। और फिर डेटा टाइप बताइए कि उस कांस्टेंट का डेटा टाइप कैसा होगा, मतलब किस तरह का डेटा आप उसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। और फिर अपनी सहूलियत के हिसाब से कांस्टेंट का नाम दे दीजिए, और यहां पे भी वही सारे रूल्स फॉलो किए जाएंगे जो वेरिएबल्स में फॉलो किए जा रहे थे। कांस्टेंट को इनिशियलाइज करने के लिए बस पूरा एज इट इज कॉपी किया जाएगा डिक्लेरेशन का सिंटैक्स, और इज इक्वल टू वैल्यू डाल दी जाएगी, और ऐसे ही वो देखते ही देखते इनिशियलाइज हो जाएगा। कोड की तरफ चलते हैं, कोड में चल के देखते हैं कि कांस्टेंट का क्या खेल है। हम लोग ब्लूजे के ऊपर आ चुके हैं, एक नई क्लास बनाएंगे कांस्टेंट्स नाम की। ठीक है, एडिटर खोला, पुराना कोड हटाया, अब हम लोग बॉयलर प्लेट फटाफट से लिख लेते हैं। पब्लिक क्लास कांस्टेंट्स, मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। अब हम लोग कांस्टेंट डिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैंने कहा डेटा टाइप आईएनटी और पाई, सॉरी क्योंकि पॉइंट वाला है तो यहां पे आईएनटी नहीं, हम फ्लोट यूज करेंगे। फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14159, लेट से बस यहां तक मैं ले रहा हूं। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कांस्टेंट पाई डिक्लेयर्ड। अच्छा, मैं डिक्लेरेशन बताता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे ये वैल्यू हटा रहा हूं इस वक्त, ऑफिस सेमीकोलन। ठीक है, डिक्लेयर्ड और फिर यहां पे ये सेमीकोलन। ठीक है, कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आती। अब ध्यान से समझिए क्या किया मैंने। डेटा टाइप लिखा फ्लोट पाई। ठीक है, फ्लोट लिखा जो कि डेटा टाइप था, क्योंकि पाई की वैल्यू डेसिमल में होती है, तो डेसिमल्स के लिए हम फ्लोट और डबल दो डेटा टाइप होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। और मैंने कांस्टेंट का नाम दिया पाई। ठीक है, और फिर इतना करने से ऑफकोर्स यहां पे डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए था। अब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कांस्टेंट पाई डिक्लेयर्ड। ठीक है, पाई नाम का एक कांस्टेंट डिक्लेयर हो चुका है। कंपाइल किया, कोई एरर नहीं आती है।
अब क्लोज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मेन मेथड को कॉल लगाएंगे, ओके दबाएंगे और यहां लिख के आ गया कांस्टेंट पाई डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब आप सोच के बताइए, क्या एक पाई नाम का कांस्टेंट डिक्लेयर हुआ? अगर आपको ये लग रहा है हो गया, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने सिंटैक्स में बताया कि फ्लोट पाई नहीं, यानी स्टार्ट में हमें फाइनल कीवर्ड लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? फाइनल कीवर्ड। आमतौर पर अगर मैं ये फाइनल कीवर्ड नहीं लगाता हूं तो ये पाई नाम का कांस्टेंट नहीं डिक्लेयर हुआ, ये हुआ पाई नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर, कि जिसमें मैं आगे चल के चेंजेस कर सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं चाह रहा हूं कि मैं आगे चल के इसमें चेंजेस ना कर पाऊं और ये कांस्टेंट बने, तो आगे फाइनल कीवर्ड लगाना होगा। अब ऐसा करने के पीछे यही रीजन था कि आप बस समझिए कि वेरिएबल कांस्टेंट में सिर्फ एक फाइनल कीवर्ड जितना फर्क है। जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, सब कुछ वैसे ही करना है, बस शुरुआत में एक फाइनल कीवर्ड लगा देने से वो एक कांस्टेंट बन जाएगा और प्रोग्राम में आगे आप उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर पाओगे, यानी पहली वैल्यू दे पाओगे, लेकिन आगे उसके मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो फाइनल फ्लोट इज इक्वल टू पाई। अब इस बार ये पक्की बात है कि कांस्टेंट पाई नाम का एक कांस्टेंट ही डिक्लेयर हुआ है। समझ में आ रही है बात? अब ये इस बात को प्रूव करने के लिए अब आगे बढ़ते हैं और इनिशियलाइज करते हैं इसे। इनिशियलाइज करने के लिए मैंने लिख दिया पाई इज इक्वल टू 3.14159। अब बात को समझिएगा, इनिशियलाइज करने का मतलब होता है कि आप सबसे पहली वैल्यू उसमें दे रहे हैं, सबसे पहली वैल्यू, जो कि अलाउड है। हम यहाँ पे अलग अलग करके दे सकते हैं कांस्टेंट के केस में। ठीक है, अच्छा यहां पर ओके थोड़े से डेसिमल प्लेसेस कम कर देते हैं, 3.14 तक ही लेके चलते हैं। तो ओके, हम लोग डेटा टाइप चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे डबल कर लेते हैं क्योंकि फ्लोट यहाँ पर अभी अलाउ नहीं कर रहा है। 3.14159 पूरी डेसिमल वैल्यू लेके चलता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बस डेटा टाइप चेंज किया और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहां पर देखिए हुआ क्या, पहली लाइन फाइनल डबल पाई लिखने से पाई नाम का एक कांस्टेंट डिक्लेयर हो गया जिसका डेटा टाइप डबल है, यानी उसके अंदर एक डेसिमल वैल्यू आ सकती है। और सेकंड लाइन में मैंने लिखा पाई इज इक्वल टू 3.14159। तो फर्स्ट लाइन के अंदर हुआ क्या, फर्स्ट लाइन के अंदर हुआ डिक्लेरेशन। ठीक है, और दूसरे लाइन के अंदर यानी सेकंड लाइन के अंदर हुआ इनिशियलाइजेशन, यानी पहली वैल्यू दी गई। अच्छा यहां तक कोई एरर नहीं देगा क्योंकि इतना करना तो अलाउड है। ठीक है, अब मैंने अभी तक क्या कहा कि कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब चेंज करने की कोशिश करते हैं हम। अब आगे अगर मैं कहीं पर लिखता हूं कि पाई की वैल्यू 3.14 से चेंज करके 10 कर दो या 9.8 कर दो, मैंने सेमीकोलन लगाया। ठीक है, अब आप बताइए ये चीज हो सकती थी कि नहीं? नहीं, मना था। एरर भी आ गई। एरर पढ़िए क्या कह रहा है, वेरिएबल पाई माइट ऑलरेडी हैव बीन असाइंड। ठीक है, पाई नाम का जो वेरिएबल है उसको वैल्यू पहले ही असाइन कर दी गई है, यानी उसका इनिशियलाइजेशन हो चुका है। और क्योंकि फाइनल कीवर्ड लगा हुआ है, इस वजह से आप उसमें दोबारा वैल्यू नहीं डाल सकते। जो पहली वैल्यू है मैं उसे ही फुल एंड फाइनल समझूंगा। समझ में आ रही बात? अब नहीं कर पा रहे ना, लेकिन अगर ये वेरिएबल होता तो ऐसा कर पाते। अब वेरिएबल बनाने के लिए मैंने ये फाइनल कीवर्ड हटा दिया और अब देखिए एरर भी गायब हो गई, क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर पाना इज अलाउड। ठीक है, लेकिन एक कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज कर पाना इज नॉट अलाउड। तो मैंने फाइनल लगाया दोबारा से और एरर वापस से आ जाती है और कंपाइल करने पर एरर बनी रहती है। अगर मैं इसे हटा दूं, रूल्स के अकॉर्डिंग चलूं, तो कोई एरर नहीं है, आराम से कंपाइल हो रहा है। और अगर मैं चाहूं तो फटाफट से वेरिएबल पाई की वैल्यू को प्रिंट भी करा के देख सकता हूं। system.out.println और मैंने कहा पाई को प्रिंट कराओ, तो आउटपुट विंडो पर 3.14159 प्रिंट हो जाना चाहिए था। राइट क्लिक, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, कांस्टेंट पाई डिक्लेयर हुआ और उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू थी कांस्टेंट पाई की वो भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है साफ साफ। आई होप कि यहाँ पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की सारी कहानी क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखने वाले हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बीच के डिफरेंसेस।
और वेरिएबल और कांस्टेंट्स के बीच के डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट हैंड पर मेरे पास वेरिएबल्स के पॉइंट्स हैं और राइट हैंड पर कांस्टेंट्स के पॉइंट्स हैं। लाइन बाय लाइन चलते हैं। वेरिएबल कहता है कि कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, आप प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी आप प्रोग्राम में जब चाहे, जब भी आपकी मर्जी हो, आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, अलाउड है। लेकिन कांस्टेंट्स कहता है रिमेन्स फिक्स्ड आफ्टर इनिशियलाइजेशन। एक बार वैल्यू दे दी यानी इनिशियलाइज कर दिया, दोबारा छेड़ना भी मत। समझ में आ रही बात? वेरिएबल क्या कह रहा है? नो स्पेशल कीवर्ड रिक्वायर्ड, किसी भी स्पेशल तरह के कीवर्ड की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कांस्टेंट क्या कहता है? भैया फाइनल नहीं लगाओगे मेरे आगे तो मुझ में चेंजेस हो सकते हैं। अगर चाहते हो कि मुझ में चेंजेस ना किए जाएं तो फाइनल लगाओ, अदरवाइज मैं कांस्टेंट नहीं, मैं वेरिएबल बन जाऊंगा। समझ में आ रही बात? और वेरिएबल बन गया तो मेरे अंदर चेंजेस हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? यूज्ड फॉर डायनेमिक डेटा। उस डेटा के लिए हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे कि जहां पर मुझे पता है चीजें डायनेमिक रहने वाली हैं। एंड डायनेमिक रहने से मतलब होता है कि वक्त के साथ चीजें चेंज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल num1 और num2 जो सम वाले प्रोग्राम में हमने लिया था, वो वेरिएबल्स लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल के यूजर कुछ और नंबर भी दे सकता है। समझ में आ रही है बात? और नंबर्स चेंज होंगे तो सम भी चेंज होगा, तो सम भी वहां पर एक वेरिएबल था। तो अगर मुझे पता है कि चीजें चेंज होंगी यानी डायनेमिक रह सकती हैं, तो वेरिएबल यूज करूंगा, कांस्टेंट नहीं। लेकिन अगर मुझे पता है कि चीजें फिक्स रहेंगी, कभी नहीं बदलेंगी, तो मैं कांस्टेंट का यूज करूंगा, एज इन केस ऑफ पाई एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। समझ में आ रही है बात? अब हम लोग करने वाले हैं एरर आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज, के जहां पर मैं एक ऐसा कोड लिखूंगा जिसके अंदर एरर मौजूद है। और आज जो भी हमने वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ा है उसको दिमाग में रखते हुए उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको एरर ढूंढनी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब ये सबसे पहला कोड स्निपेट मैंने लिखा है। प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एक लाइन मौजूद है जो कि कहती है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स। एक्स एक यहाँ पे वेरिएबल हो सकता है शायद, जिसको मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता हूं। ठीक है। अब आप ये बताइए, आज आपने जो भी पढ़ा वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स के बारे में, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या मिस्टेक है और इसकी वजह से क्या एरर आ सकती है। अगर आपने खुद से ट्राई कर लिया और सोच लिया इस बारे में, तो अब मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एक्स, बात तो समझ में आ रही है कि हम x की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं, यानी x के अंदर जो भी डेटा है, क्वेश्चन मार्क मुझे नहीं पता क्या है, उसको मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। लेकिन अगर प्रोग्राम में सिर्फ एक ही लाइन है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि x के अंदर क्या है? दैट मीन्स कि यहां पर वो वाली चीज, वो वाला पॉइंट मुझे याद आ रहा है जो क्या कहता था कि अ वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर इट इज यूज्ड। यूज करने से पहले वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों किया जाना चाहिए। अगर प्रोग्राम में int x इज इक्वल टू 5 कुछ ऐसा नहीं है, तो मैं कैसे बता सकता हूं कि x के अंदर क्या वैल्यू है? कंप्यूटर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया x नाम का तो कोई मेमोरी ब्लॉक है ही नहीं, मैं किसको जाके ढूंढूं। समझ में आ रही बात? तो जब ऊपर इनिशियलाइजेशन किया ही नहीं गया, डिक्लेयर किया ही नहीं गया, तो फिर नीचे कैसे चीजें आ सकती हैं? तो यहां पे जो एरर देगा वो, तो वो कहेगा x इज नॉट डिक्लेयर्ड। ठीक है, x इज नॉट डिक्लेयर्ड, x को आपने डिक्लेयर नहीं किया। अच्छा, डिक्लेयर कर भी देते हो तो भी वो एरर देगा, और फिर वो कहेगा कि x माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। ठीक है, x को शायद इनिशियलाइज नहीं किया गया, यानी उसमें वैल्यू नहीं डाली गई। ब्लॉक लिया तो क्या, लेकिन वैल्यू नहीं डाली गई। तो डिक्लेयर भी करना है और साथ में उसे इनिशियलाइज भी करना है। समझ में आ गई बात? अब दूसरा दूसरा कोड है। अब यहां पर इस दूसरे कोड स्निपेट को देखिए और इसमें एरर ढूंढने की कोशिश करिए। अगर आपने एरर ढूंढ ली हो तो अब मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूं। यहां पर सबसे पहली लाइन लिखी हुई है फाइनल int max इज इक्वल टू 100। फाइनल कीवर्ड का यूज किया, डेटा टाइप बताया, कांस्टेंट का नाम बताया, इज इक्वल टू 100, और उसको इनिशियलाइज भी किया, यानी डिक्लेरेशन भी हो गया और इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट भी हो गया।
ठीक है भाई, हमको पहली लाइन से ये भी समझ में आता है कि एक मेमोरी ब्लॉक बना होगा कांस्टेंट का मैक्स और उसके अंदर 100 स्टोर हो गया होगा, ये भी बात समझ में आती है। और पहली लाइन से ये भी समझ में आता है कि मैक्स जो है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है। अच्छा, आगे क्या कर रहा हूं, आगे मैक्स इज इक्वल टू 200, यानी मैं इस मैक्स जिसमें पहले से 100 स्टोर है, मैं उसको चेंज करके 200 करना चाह रहा हूं। बट ये कैसे पॉसिबल है, कांस्टेंट की वैल्यू को तो चेंज ही नहीं कर सकते। तो यही यहां पर एरर है। मुझे वहां पे एरर क्या देगा, एरर कहेगा कैन नॉट असाइन, या अभी जैसा कि हम लोगों ने देखा था वो कहेगा मैक्स ऑलरेडी हैव बीन इनिशियलाइज्ड। मैक्स कांस्टेंट जो है आपका या वेरिएबल वो ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है। अब आप दोबारा क्यों कर रहे हो भाई, समझ में आ रही बात, कांस्टेंट है आप दोबारा नहीं कर सकते, एक बार कर दिया आप दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते हो, अलाउड ही नहीं है, थप्पड़ मारेगा। ठीक है। अब ये थर्ड कोड स्निपेट को आप लोग एनालाइज करिए और इसमें एरर बताइए। अगर आपने एरर ढूंढ ली हो तो अब मैं आंसर की तरफ बढ़ता हूं। अब अगर आप यहां पे बहुत ध्यान से देखिए, सबसे पहले डेटा टाइप लिखा गया है, ओके कोई बात नहीं, ठीक है। आगे वन नंबर लिखा गया है, यानी एक वेरिएबल का नाम देने की कोशिश करी गई, इज इक्वल टू 10, उसे इनिशियलाइज करने की भी कोशिश करी गई, यानी डिक्लेयर भी किया गया है और इनिशियलाइज भी किया गया है। लेकिन एक दिक्कत मुझे यहां पर ये समझ में आ रही है कि वेरिएबल कुछ अजीब सा लग रहा है। वन नंबर, यानी यहां पे ये क्या कर रहा है, वेरिएबल को नाम देने के लिए मैंने कुछ रूल्स बताए थे, ठीक है, और ये यहां पर उस रूल्स को वायलेट कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है, जो कि गलत है। क्या दिक्कत है यहां पर कि पहला ही डिजिट, पहला जो कैरेक्टर है इस वेरिएबल के नाम का, वो क्या है, एक डिजिट है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये चीज अलाउड नहीं है। आप बीच में यूज करिए, लास्ट में यूज करिए, लेकिन स्टार्टिंग में आप डिजिट का यूज नहीं कर सकते, एक नंबर का यूज नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ आज हमारा ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आज वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, उसके यूज, उसको प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं, प्रोग्राम में डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, प्रोग्राम में उसका एक्चुअल क्या यूज है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ हमने देखा, सम ऑफ टू नंबर्स का एक प्रोग्राम भी लिखा जिसके अंदर वेरिएबल का यूज देखा। हमने ये भी समझा कि वेरिएबल हमें तब यूज करना है जब मुझे पता है कि डेटा की वैल्यू चेंज हो रही है। हमने ये भी समझा कि कांस्टेंट तब यूज करना है कि जब डेटा की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली है। ठीक है, थ्रू आउट दी लाइफ या थ्रू आउट दी प्रोग्राम उसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी, बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी, तब हमें कांस्टेंट का यूज करना है। एक और चीज बहुत जो हमने ध्यान दी यहां पर वो ये कि कांस्टेंट वेरिएबल ही है, लेकिन एक स्पेशल तरह का है जिसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता। तो यहां पर मैं एक स्टेटमेंट देता हुआ चलता हूं, या फिर ये कह सकता है, या फिर हम यहां पर एक चीज ये कह सकते हैं वो ये कि एवरी कांस्टेंट इज अ वेरिएबल, हर कांस्टेंट वेरिएबल होता है, बट एवरी वेरिएबल इज नॉट अ कांस्टेंट। हर वेरिएबल कांस्टेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर कांस्टेंट वेरिएबल है ये जरूरी है। आप ऐसे समझिए कि ये वेरिएबल है तो इसके अंदर कहीं कांस्टेंट है। समझ में आ रही है बात, ये कहानी है। सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे, सारे कांस्टेंट वेरिएबल्स कहलाएंगे, लेकिन सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट नहीं कहला सकते। हाँ, कांस्टेंट एक ऐसा स्पेशल तरह का वेरिएबल जरूर है कि जिसकी वैल्यू को हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। दैट इज इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।